हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी। फ्रेंड्स, एमपी टेट वर्ग 2 मेंस एग्ज़ाम्स के लिए जो साइंस में हमारे केमिस्ट्री की क्लासेस चल रही थी, उसी क्रम में ये हमारी नेक्स्ट क्लास रहेगी। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं आपकी जो धातुएं हमने पढ़ी हुई थी उसके यौगिक, क्योंकि यहाँ से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जो धातुएं हैं जो इम्पोर्टेंट हैं उनको यहाँ पर हम देखेंगे। तो इससे पहले यदि आप लेक्चर देखना चाहते हैं जिसमें आपका जो पदार्थ वाला टॉपिक है या परमाणु की जो संरचना वाला टॉपिक है या इसके अलावा जो आपके अन्य टॉपिक आपके पात्रता परीक्षा के सिलेबस में दिए गए हैं, जैसे परमाणु की संरचना है, तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है अपने आप में। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। इसके बाद आपकी जो आवर्त सारणी है वो क्या कहलाती है, तत्व क्या होते हैं, यौगिक क्या होते हैं, मिश्रण क्या होते हैं, पदार्थों का वर्गीकरण वगैरह। तो इससे पहले हमारे 25 लेक्चर हो चुके हैं जिसमें आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पूरी की पूरी एनसीईआरटी और अदर ऑथेंटिक बुक्स की थ्योरी देखने को मिल जाएगी। तो केमिस्ट्री की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, आप जा कर के देख सकते हैं सारे लेक्चर, क्योंकि जब आप आगे के लेक्चर को देखते हैं तो चीज़ें आपको समझ में नहीं आती, क्योंकि जो पिछले लेक्चर होते हैं वो यहाँ पर बहुत ही हेल्पफुल होते हैं और आप चीज़ों को आसानी से फिर समझ भी पाते हैं। तो यदि आपने पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो उनको ज़रूर देखिए, तब जा कर के आप ये लेक्चर देखेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। क्योंकि जब तक आपको धातु पता नहीं है, अधातु पता नहीं है, आवर्त सारणी का आपको यदि ज्ञान नहीं है तो केमिस्ट्री अधूरी है। तो आवर्त सारणी का पूरा इतिहास आपको बताया, डोवे रायन का त्रिक मॉडल कैसे आया, ठीक है। इसके बाद जो अष्टक नियम है न्यूलैंड का वो कैसे आया, क्या है अष्टक नियम। इसके बाद मेंडलीव की आवर्त सारणी आपको बताई। इसके बाद जो वर्तमान में आधुनिक आवर्त सारणी हम पढ़ते हैं जो मोज़ले महोदय ने दी थी वो आपको बताई, कहाँ पर कौन से तत्व हैं, किस तरीके से इनमें विभिन्न जो शब्दावलियाँ आती हैं, जैसे आपकी कह दिया जैसे हमने एंथैल्पी क्या है, ठीक है। इसके अलावा हमने कह दिया आयनन विभव क्या है, जैसे हमने कह दिया किसी तत्व की संयोजकता क्या होगी। तो इस सारे सेशन आपके हो चुके हैं, आप सारे सेशन देख सकते हैं। आज के सेशन में हम जैसे आपको धातु, अधातु और उपधातु भी बता चुके हैं। धातुएँ कितने प्रकार की होती हैं, धातुएँ कहाँ पर आवर्त सारणी में स्थित हैं, इसके बाद धातुओं की क्या क्वालिटीज़ होती है, ठीक है। इसके बाद अधातु भी आपको बताया, धातुओं का आवर्त सारणी में कहाँ पर स्थान है और उपधातुएं क्या होती हैं, इनकी संख्या कितनी है, ये सारी चीज़ें हम कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के सेशन में हम करेंगे धातु, थोड़ा सा धातु के बारे में आपको बताएंगे। इसके बाद आपको बताएंगे कि क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, क्यों इनको क्षारीय धातुएं कहा जाता है, क्षारीय मृदा धातुएं कौन सी हैं, या फिर पूछ सकता है कि किस ब्लॉक में, आपके 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो पूछता है किस ब्लॉक में आपके क्षारीय धातुएं हैं या क्षारीय मृदा धातुओं को रखा गया है, कहाँ से कहाँ तक की जो धातुएं हैं वो आपकी क्षारीय धातुएं कहलाती हैं, या कहाँ से कहाँ तक की धातुएं क्षारीय मृदा धातुएं होती हैं। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट आपकी धातुएं रहेंगी, जैसे आपका कह दिया यहाँ पर सोडियम, ठीक है। तो सोडियम जो है इसका बहुत सारा यूज़ है, तो कहाँ पर किस चीज़ में इसका यूज होता, कैसे इसको प्राप्त किया जाता, कहाँ पर ये पाया जाता है, ये सारी चीज़ें, जैसे सोडियम हो गया आपका इम्पोर्टेंट, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, कार्बन हो गया। तो सभी धातु, अधातु और उपधातु के हम यहाँ पर यौगिक देखेंगे और ये बहुत बड़ा चैप्टर है और इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जब आप पूरी आवर्त सारणी पढ़ लेंगे तो फिर आपका जो क्या बोलते हैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन होता है केमिस्ट्री में वो आप सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो आवर्त सारणी मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपके केमिस्ट्री में, तो आप सबसे पहले आवर्त सारणी को कवर करें, फिर जा कर के आगे के सेशंस को देखिए, ठीक है। तो ये हमारी अभी तक की क्लास नंबर 26 होने वाली है। इससे पहले 25 क्लासें हो गई हैं और अलग से हमने बायोलॉजी की अलग से प्लेलिस्ट बना दी है, उसकी भी आपकी लगभग थ्योरी कवर ही हो चुकी है, ठीक है। और उसके प्रैक्टिस सेट भी चल रहे थे। फिजिक्स भी हमने स्टार्ट कर दिया है जिसमें 2 लेक्चर हो चुके हैं फिजिक्स के, जिसमें आपका जो फर्स्ट पात्रता परीक्षा में सिलेबस दिया गया है क्या बोलते हैं उससे मापन वाला मेजरमेंट, वो स्टार्ट किया हुआ है, ठीक है। तो वो भी आप देख सकते हैं। और यहाँ पर हमारी केमिस्ट्री चल ही रही है, तो केमिस्ट्री की क्लास नंबर 26 होगी। तीनों सब्जेक्ट की अलग अलग हमने प्लेलिस्ट भी बना दी है, तो आपको आसानी होगी देखने में, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करेंगे आज के सेशन को।
धातु क्या होती है थोड़ा सा इसके बारे में देख लेते हैं। तो वैसे तो आपके जो धातु, अधातु और उपधातु पूरी आवर्त सारणी में टोटल कितने तत्वों का अध्ययन हम वर्तमान में कर रहे हैं? 118। अभी भी आवर्त सारणी में रिक्त स्थान छोड़े गए हैं। क्यों? क्योंकि जो आपके क्या बोलते मोजले महोदय हैं या जो आपके मेंडलीव थे, उनको पता था कि भविष्य में नए नए तत्व खोजे जाएंगे और उनको स्थान होना चाहिए, ठीक है, आवर्त सारणी में, तो इन्होंने रिक्त स्थान छोड़े हुए हैं। अब जो 118 तत्व हम पढ़ते हैं, अब आपको तत्व पता है क्या है, यौगिक भी पता है क्या होते हैं, मिश्रण भी पता है, क्योंकि ये आपको बहुत अच्छे तरीके से करवा चुके हैं, ठीक है। तो जो धातु हैं, अधातु हैं या उपधातु हैं, ये धातु, अधातु, उपधातु बाद में है, पहले ये क्या है? एक प्रकार के तत्व हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जो पूरे के पूरे 118 तत्व हैं, उनमें से जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हैं उनकी संख्या कितनी है? 98 है। और जो संश्लेषित हैं वो कितने हैं? 20 हैं। मतलब संश्लेषित जो मनुष्य के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, या खोजे गए हैं। अब देखिए यहाँ पर टोटल जो 118 तत्व हैं, यदि हम इनको धातु, अधातु, उपधातु में बांटते हैं तो धातुओं की संख्या 91 है, अधातुओं की संख्या 22 है और उपधातुओं की संख्या 5 है। अर्थात धातुएं कितनी हैं आपकी? 91 हैं, अधातुएं कितनी हैं? 22 हैं और उपधातुएं कितनी हैं? 5 हैं। तो यदि आप उपधातुओं को देखना चाहते हैं तो ये सेशन आपका पिछले लेक्चर्स में आपको देखने को मिल जाएगा। ये पाँचों की 5 उपधातुएं आपको बता दी हैं। उपधातुएं कहाँ पर स्थित होती हैं, इनकी संख्या कितनी है, इनके क्या कार्य है, ठीक है। इसके बाद अधातु भी आपको करवा चुके हैं। यहाँ बचा हमारा धातु वाला टॉपिक। तो धातु के जो आपके गुण होते हैं, भौतिक और रासायनिक गुण, ये भी आपको बता चुके हैं। यहाँ पर मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा यौगिक को पढ़ना कि कौन से यौगिक का क्या कार्य है, ठीक है। तो देखिए एक बार फिर से आपको बता देते धातु, अधातु, उपधातु क्या होती हैं। तो धातुएं क्या कहलाती हैं? तो जिनमें तन्यता का गुण होता है, ठीक है। किसका? तन्यता का गुण होता है, जिसमें आपकी आघात वर्धनीयता का गुण होता है। ये मुख्य अंतर होते धातु और अधातुओं के, ठीक है। यदि आप इनमें एक आपसे कोई अंतर पूछ ले कि बताइए इनको हम किस प्रकार अलग करेंगे, धातुओं को और अधातुओं को, तो आप बता देंगे कि धातुओं में तन्यता का गुण होगा, मतलब इससे क्या बनेंगे? पतले खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। और इसमें आघात वर्धनीयता का गुण होगा, मतलब इससे चादर बनाए जा सकते हैं। इसके बाद धातुएं, जितनी भी धातुएं होंगी सभी कैसी होंगी? चमकदार होंगी। ऊष्मा और विद्युत की कैसी होंगी? सुचालक होंगी, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं आपके मेटल की, ठीक है। जबकि नॉन मेटल में ये सब क्वालिटीज़ नहीं पाई जाती हैं। जबकि जो आपके नॉन मेटल्स होते हैं या जो अधातु होती हैं, इनमें एक प्रमुख विशेषता इनकी होती है, ये सभी की सभी कैसी होंगी? चमकदार नहीं होंगी, ना तो इनमें तन्यता का गुण होगा। कुछ अपवाद होते हैं, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है। इसके अलावा जैसे आपका एक होता है आयोडीन, तो आयोडीन अधातु है फिर भी वो चमकती है, तो ये अपवाद माना जाता है, ठीक है। ऊष्मा और विद्युत की सभी जो अधातुएं होंगी वो कैसी होंगी? कुचालक होंगी। तो ये आपको याद रखना, इनकी जो प्रमुख विशेषता होती है कि जो सभी अधातुएं होती हैं वो कैसी होती हैं? क्षणभंगुर होती हैं। कैसी होती हैं? क्षणभंगुर होती हैं। यदि हम इन पर प्रहार करते हैं तो ये चूर चूर पाउडर की तरह बिखर जाती हैं, ठीक है। तो ये इनकी प्रमुख विशेषता होती है, ठीक है। अब जो उपधातुएं होती हैं, इनमें आपके धातुई गुण भी होंगे और अधातुई गुण भी होंगे, मतलब दोनों के गुण इनमें देखने को मिल जाते हैं। इस कारण से इनको क्या कहा जाता है? आपका उपधातु कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर धातुएं आपको बता चुके थे क्या कहलाती हैं। तो इलेक्ट्रॉनों को त्याग करके धनायन प्रदान करती हैं। तो अब आप कहेंगे धनायन क्या है, तो हम आपको आयन भी बता चुके हैं। आयन क्या होते, धनायन क्या है, ऋणायन क्या है, ठीक है। वो क्या कहलाएंगे? धातु कहलाएंगे। प्राचीन काल में, मतलब बहुत पहले जब कुछ भी ज्ञात नहीं था, उस समय 8 धातुएं ही ज्ञात थीं। और ये 8 धातुएं कौन सी थी? तो याद रखेंगे आप, कार्बन, सोना, चांदी, टिन, सीसा, लोहा, पारा और एंटीमनी। इनको मतलब आपको याद रख लेना है कि प्राचीन काल में कितनी धातुएं ज्ञात थीं? 8 थीं, ठीक है। और इन धातुओं को प्रागैतिहासिक धातुओं की संख्या दी गई है। तो आपसे पूछ सकता है बताइए प्रागैतिहासिक धातुएं कौन सी हैं, या कौन सा एक ग्रुप है, या कौन सी प्रागैतिहासिक धातु की श्रेणी में नहीं आती। क्वेश्चन कैसे भी करके पूछ ले, बस आपको तो ये 8 याद होनी चाहिए कि आपकी ये जो है प्रागैतिहासिक धातुएं हैं, ठीक है। अब धातुओं के गुण देखिए, भौतिक गुण तो ये आपको बता चुके हैं। भौतिक गुण में धातुएं कैसी हैं? आघात वर्धनीय हैं। अब यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जितनी भी आपकी जो 91 धातुएं हैं, उनमें सबसे अधिक आघात वर्धनीयता किस में होगी। तो पहले तो आप ये जानेंगे कि आघात वर्धनीयता किसका गुण है? धातुओं का। अभी होता क्या है गुण?
तो धातु जो होती है उसको हथौड़े से पीट करके चादर के रूप में हम परिवर्तित कर सकते हैं। यही क्या है, आपकी आघात वर्धनीयता है। तो सबसे अधिक यदि पूछता है किस तत्व की है, तो आपके गोल्ड की है, इसके बाद सिल्वर की है, अर्थात सोना और चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनीय है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, ठीक है। अगला धातुएं तन्य होती हैं। अभी तन्यता क्या होती है, तो इसको खींच करके पतले तार बनाए जा सकते हैं। अब पूछेगा सबसे अधिक जो तन्य धातु है वो कौन सी है, तो वो आपकी सोना है, ठीक है। यदि 1 ग्राम सोने को यदि हम खींचते हैं तो उससे 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है, ठीक। अगली है सभी धातुएं चमकीली होती हैं। चमकीली का मतलब है जैसे आपने चांदी देखी, सोना देखा, कितना अधिक चमकता है, इसी तरह से अन्य धातुएं भी चमकदार होती हैं, ठीक है। तो इनकी सतह चमकदार होती है। अब देखिए यदि आपसे पूछता सबसे अधिक चमकीली धातु कौन सी है, तो आपको बताना है चांदी है। कौन सी है, चांदी है। नेक्स्ट है धातुएं तन्य, ये आपको बता दिया। धातुओं का जो घनत्व डेंसिटी होती है वो अधिक होती है। इसके बाद विद्युत और ऊष्मा की सुचालक यानी गुड कंडक्टर होती हैं। इनका जो गलनांक है वो बहुत अधिक होगा, ठीक है। अब पूछेगा सर्वोत्तम चालक कौन सी धातु है, तो वो चांदी है आपकी। अब धातुओं में चालकता का घटता क्रम और बढ़ता क्रम पूछता है, तो सबसे अधिक जो विद्युत की चालक होती है वो ऊष्मा और विद्युत की चालक सबसे अधिक धातु कौन सी है, चांदी। इसके बाद है तांबा, इसके बाद एल्यूमिनियम, फिर है टंगस्टन। नेक्स्ट है धातुओं की ऑक्साइड जो प्रकृति होती वो अधिकतम क्षारीय होती, मतलब जितनी भी धातुएं हैं इनके यदि आप ऑक्साइड पढ़ेंगे, जैसे हमने कह दिया सोडियम, सोडियम क्या है, एक धातु है। अब इसके ऑक्साइड क्या होगा, जैसे कह दिया सोडियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट। तो ये जो है एक किस अवस्था में पाए जाते हैं, क्षारीय प्रकृति इनकी होती है, क्योंकि इनका एक अपवाद आपको याद रखना है, जो क्रोमियम होता है वो धातु है, लेकिन इसका जो क्रोमियम ऑक्साइड होता है उसकी प्रकृति क्षारीय है। नेक्स्ट है मरकरी को छोड़कर सभी धातुएं जो हैं वो कमरे के ताप पर ठोस अवस्था में पाई जाती हैं। आघात वर्धनीयता और तन्यता के कारण धातुओं को हमारी आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकार हम दे सकते हैं। अब क्वेश्चन पूछता है सबसे हल्की धातु कौन सी है, तो आपकी लिथियम है, जो कि आपके समूह 1 में पाई जाती हाइड्रोजन के बाद, ठीक है। इसका परमाणु क्रमांक 3 होता है। सबसे भारी धातु कौन सी है आपकी, तो ऑस्मियम है। और सबसे कठोर धातु कौन सी है, तो क्रोमियम है। ये आपको याद रखना है। फिर इसके रासायनिक गुण है कि किस प्रकार से जो धातुएं हैं इनका ये यौगिक का निर्माण करती हैं, कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है, कौन सी कम है, ठीक है। अब देखिए धातुओं की प्राप्ति तो भूपर्पटी से मतलब जो धातुएं हैं वो मुख्य रूप से प्राप्त की जाती हैं। तो इसमें देखिए जो एल्यूमिनियम है वो 7%, लोहा 4%, कैल्शियम 3%, क्रमशः प्रथम, द्वितीय और तीसरे स्थान पर है। अब देखिए क्षारीय धातुएं क्या होती हैं, तो यहाँ आप थोड़ा सा आवर्त सारणी देखेंगे तो ये आपके जो 2 आपके पीरियड्स दिख रहे हैं, जो ग्रुप्स दिख रहे हैं, ये क्या हैं आपके एस ब्लॉक के तत्व, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखेंगे ये समूह 3 से लेकर 12 तक ये क्या हैं आपके, तो ये कहलाते हैं आपके डी ब्लॉक के तत्व। क्या है, डी। आपको ऐसा नहीं कहना कि एस के बाद पी कह देंगे, नहीं। पी आपका 13 से लेकर के 17 तक का होगा पी, और फिर नीचे आप देख रहे हैं ये एफ है, ठीक है। तो 4 ब्लॉक में आपकी पूरे के पूरी आवर्त सारणी को बांटा गया है। तो जो एस ब्लॉक है ये आपकी क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। अब इसमें भी ये आप 2 वर्ग देख रहे हैं, तो इसमें जो पहला रहेगा ये क्षारीय धातुओं का होगा, और जो दूसरा रहेगा वो क्षारीय मृदा धातुएं हैं। फिर जो डी ब्लॉक है आपका 3 से लेकर 12 तक, ये आपकी संक्रमण धातुएं कहलाती हैं। कौन सी धातुएं, संक्रमण धातुएं कहलाएंगी। फिर आपके 13 से 17 तक का जो होता है ये क्या कहलाता है आपका, तो ये आपका पी ब्लॉक कहलाता है, ठीक है। ये नॉर्मल एलिमेंट्स होते हैं। इसके बाद आप जो आखिरी देख रहे हैं 18 जो जीरो, इसे जीरो ग्रुप कहा जाता है, इसमें निष्क्रिय धातुएं होती हैं, ठीक है। और जो नीचे है ये आपके एफ ब्लॉक कहलाता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो आप ये देख रहे हैं फर्स्ट ग्रुप और ये सेकंड, तो यहाँ पर आपसे पूछ सकता है कि जो क्षारीय धातुएं हैं वो कौन सी हैं। तो जो समूह 1 है इसमें यदि हम हाइड्रोजन यानी पहले तत्व को छोड़ दें तो यहाँ पर आप देखेंगे लिथियम से लेकर के आपके फ्रेंसियम तक के जो तत्व हैं ये क्या कहलाते हैं आपके, ये क्षारीय धातुएं कहलाती हैं। क्षारीय धातुएं इसीलिए कहा जाता है इनको क्योंकि ये तत्व जब जल के साथ क्रिया करते हैं तो क्षारीय प्रकृति के क्या बनाते हैं, हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। फिर आपकी जो समूह 2 है जिसमें आप देख रहे हैं बेरिलियम से लेकर बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, तो ये आप जो तत्व देख रहे हैं ये क्षारीय मृदा धातुएं कहलाएंगी, ठीक है। याद रखिए क्योंकि इनके जो ऑक्साइड हैं वो क्षारीय और मृदा के सादृश्य होते हैं और उनसे अलगनीय होते हैं, ठीक है। इसके बाद आप जो डी ब्लॉक देख रहे हैं यहाँ पर 3 से लेकर 12 तक, ये संक्रमण धातुएं कहलाती हैं, ठीक है। क्योंकि इनके जो ये अधिक विद्युतीय होती हैं और आंशिक रूप से भरे हुए इनमें ऑर्बिटल होते हैं, ये संक्रमण धातुएं हैं आपकी, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पर
धातुएं और उनके यौगिक। तो आप देखेंगे कि जो आवर्त सारणी है उसमें बाईं ओर क्या है आपकी धातुएं हैं और दाईं ओर क्या है आपकी अधातुएं हैं और इन दोनों के बीच में क्या है आपकी उपधातुएं हैं। तो याद रखेंगे बाईं ओर, ठीक है। तो धातुएं हैं, अब धातुएं हमने पढ़ लिया कि कौन कौन सी हैं, लगभग 91 हैं। तो इनमें जो इम्पोर्टेंट है जिनके यौगिक आपको पढ़ने हैं वो हम यहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो धातु आपको निकल करके आती है वो है आपकी सोडियम। सोडियम आपने देखा होगा समूह 1 का जो सदस्य है। सबसे पहले आपको आवर्त सारणी रट लेनी है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, फिर आपका होता है सीजियम और फ्रेंसियम, ठीक है। तो ये आपके जो है समूह 1 के तत्व हैं। तो इसमें जो आपका है सोडियम, सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना होता है 11। तो आपको कुछ ऐसे तत्व लगभग शुरू के जो 30 तत्व हैं उनके परमाणु क्रमांक बिल्कुल रटे होने चाहिए। यदि हमने नाम कहा कि सोडियम तो आप तुरंत बता पाएँ कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है। जैसे हमने कह दिया यहाँ पर बोरॉन, बोरान 5 होगा, ऑक्सीजन 8 होगा, कैल्शियम 17 होगा, सल्फर 16 होगा, ठीक है। जैसे हमने कह दिया सिलिकॉन 14 होगा। तो इस तरीके से आपको रटा होना चाहिए, ठीक है। तो जैसे हमने कहा सोडियम, और ये भी पता होना चाहिए, आपकी नज़रों में होना चाहिए कि जो सोडियम है वो कहाँ पर स्थित है आवर्त सारणी में, ये क्या है, कौन सी धातु है या धातु है या उपधातु है, ठीक है। तो ये जो सोडियम है ये क्या है आपकी धातु है, परमाणु क्रमांक कितना है 11 है, और ये कहाँ पर है आपकी, तो ये तो आपको पता ही है, ठीक है। आवर्त सारणी में एस ब्लॉक का एक तत्व है, ठीक। अब देखिए जैसे कह दिया सोडियम क्या है, ऑप्शन में दे दिया क्षारीय धातु है, क्षारीय मृदा धातु है, संक्रमण धातु है, क्या है, तो आपको बताना है क्षारीय धातु है, ठीक है। अब परमाणु क्रमांक कितना है 11 है। अत्यंत ही क्रियाशील तत्व होने के कारण मुक्त अवस्था में ये नहीं पाया जाएगा। जो तत्व अधिक क्रियाशील होते हैं वो किसी न किसी दूसरे तत्व से क्रिया करके यौगिक का निर्माण करते जाते हैं, तो इनको मुक्त अवस्था में ये नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे सोडियम अत्यधिक क्रियाशील है और ये मुक्त अवस्था में नहीं होगा। संयुक्त अवस्था में यह पदार्थ मात्रा में मतलब पर्याप्त मात्रा में क्लोराइड जैसे सोडियम है यह संयुक्त अवस्था में मिलेगा। संयुक्त अवस्था में कैसे, तो सोडियम जो है इसके यौगिक के रूप में सोडियम क्लोराइड के रूप में मिलेगा आपको, सोडियम नाइट्रेट के रूप में, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम बोरेट, सोडियम सल्फेट के रूप में पाया जाएगा। अब देखिए सोडियम का निष्कर्षण कैसे होता है, तो सोडियम धातु का जो निष्कर्षण है, कुछ इंपोर्टेंट जो धातुएं हैं उनका निष्कर्षण, उनकी विधि याद रखनी है, ठीक है। तो ये जो है इसका निष्कर्षण कास्टनर और डाउन विधि के द्वारा किया जाता है। अब सोडियम धातु के भौतिक गुण देखिए, यह चांदी के समान सफ़ेद है और मुलायम भी होती है, इसे चाकू से काटा जा सकता है। तो एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बताइए कौन कौन सी धातुएं हैं जिन्हें हम चाकू से आसानी से काट सकते हैं, कौन सी धातु ऐसी है जो चाकू से नहीं काटी जा सकती। तो जो आपकी ये याद रखिए सोडियम है, ये बहुत ही मुलायम है, चांदी के समान सफ़ेद है और इसे चाकू से हम काट सकते हैं। पानी से हल्की होती है, ये कैसी होती, पानी से हल्की, इस कारण पानी में तैरने लगती है। और सभी धातुएं आपको बताया विद्युत और ऊष्मा की सुचालक तो है ही है, ठीक है। अब देखिए सोडियम धातु बेंजीन और ईथर में भी विलय होती है। तो पूछेगा आपसे कि बताइए कौन सी एक ऐसी धातु है जो आपके पानी से हल्की होने के कारण पानी की सतह पर तैरने लगती है। तो आपको जब पता होगा कि धातुएं क्या हैं, धातु के यौगिक क्या हैं, तो आप इसका आंसर जरूर दे पाएंगे। और यहाँ से कई क्वेश्चन बनते हैं, बस आपको थ्योरी क्लियर होनी चाहिए थोड़ा सा समझ करके। अब देखिए सोडियम धातु के रासायनिक गुण देखिए, तो सोडियम धातु को केरोसिन तेल के अंदर डुबो करके रखा जाता है। तो क्वेश्चन पूछता है किस धातु को तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, तो वो आपकी सोडियम है, Na है। नेक्स्ट है साधारण ताप पर शुष्क हवा और शुष्क ऑक्सीजन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। आर्द्र हवा में जो सोडियम है इसकी सतह मलिन पड़ जाती। तो ये तो आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन सी धातु है जिसे केरोसिन तेल के अंदर डुबो कर रखा जाता है, तो वो आपकी सोडियम है, ठीक है। अब देखिए इसके उपयोग, तो जो द्रवित सोडियम है इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर में ठंडक उत्पन्न करने के लिए किया जाता है और अवकारक के रूप में इसका उपयोग होता है। अब हम पढ़ेंगे सोडियम के यौगिक। ये तो हो गई सोडियम की बेसिक जानकारी, परमाणु क्रमांक क्या है, कैसे इसका निष्कर्षण किस विधि से किया जाता है, कहाँ इसका यूज होता है। अब इसके यौगिक देखिए, सबसे पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड, इनके आपको सूत्र रट लेने हैं। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आपको या तो सूत्र कहेगा और पूछ लेगा बताइए इसका वास्तविक रूप क्या है, या फिर आपको ये पूछ लेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र क्या है, क्योंकि आपका एक टॉपिक यही दिया है सूत्र और समीकरण। तो जैसे हमने कह दिया, और यदि आप यौगिक पढ़ रहे हैं धातु हो चाहे अधातु है या उपधातु के, तो आप यहाँ से कई यहाँ पर सूत्र याद कर सकते हैं और यहाँ पर इनके उपयोग भी आप समझ सकते हैं।
ठीक है। तो जैसे कह दिया सोडियम, तो सोडियम का कितना होता है Na। अब कहीं भी हाइड्रोक्साइड यदि आपसे पूछ ले तो OH जो होता है वो हाइड्रोक्साइड होता है। तो ये हो गया आपके सोडियम हाइड्रोक्साइड का सूत्र। अब इसका उपयोग देखिए, ये क्या है, एक तो ये एक सोडियम का यौगिक है। अब देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड को कास्टिक सोडा या दाहक सोडा कहा जाता है। तो कभी कभी आपसे ये नहीं पूछेगा, पूछ लेगा कास्टिक सोडा का सूत्र क्या है या दाहक सोडा का सूत्र क्या है, तो वही है जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ठीक है। अब इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो पेट्रोल को शुद्ध करने में, साबुन बनाने में, कागज सूती कपड़ों में चमक पैदा करने में, कृत्रिम रेशम के निर्माण में मोस्ट इम्पोर्टेंट, रंग और रेयान बनाने में, सोडियम धातु के निष्कर्षण में, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में। तो इतने सारे उपयोग हैं। तो आपको इनमें से जो है, जैसे कृत्रिम रेशम बनाने में या पेट्रोलियम को शुद्ध करने में किसका उपयोग होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का। ठीक है। इसी को क्या कहते हैं, कास्टिक सोडा या दाहक सोडा। ये आप बहुत अच्छे से याद करिएगा, क्योंकि जब आप पूरी धातु अधातु और उसके यौगिक पढ़ लेंगे तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो थोड़ा सा समझ करके चीज़ों को पढ़ना। ठीक है। नेक्स्ट है सोडियम कार्बोनेट, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र क्या है, या फिर आपसे ये नहीं पूछेगा, कह देगा धोने वाला सोडा या जो वॉशिंग सोडा होता है, जिसे हम निरमा बोल देते हैं, वॉशिंग सोडा, धोने वाला सोडा। ठीक है। तो जो सोडियम कार्बोनेट है उसका सूत्र क्या है, तो उसका सूत्र इस तरीके से लिखा गया है Na2CO3 इंटू 10H2O। जल के कितने अणु हैं, 10 हैं। ठीक है। ये है सोडियम कार्बोनेट या धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा इसको कहते हैं। अब इसके उपयोग देखिए, तो इसके उपयोग क्या है, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग जल का कालापन दूर करने में किया जाता है, पेट्रोलियम को शुद्ध करने में इसका भी उपयोग होता है, प्रयोगशाला में प्रतिकारक के रूप में इसका उपयोग होता है, सीसा, साबुन, कागज, प्लास्टिक बनाने में, कास्टिक सोडा आदि के उत्पादन में। वॉशिंग सोडा का जलीय विलयन क्षारीय होता है, और वॉशिंग जो सोडा होता है थोड़े से अपमार्जक का इसमें गुण भी पाया जाता है। ठीक है। तो यहाँ ये लिखा गया है वॉशिंग सोडे में अपमार्जक का गुण होता है। ठीक। तो ये हो गया आपका क्या, सोडियम कार्बोनेट। ये तो हो गया धोने वाला सोडा, याद रखना। अब आपसे कह दिया सोडियम बाइकार्बोनेट, तो ये होता है आपका बेकिंग सोडा। ठीक है। तो दोनों आप अच्छे से याद रख लें इनके सूत्र। इसका सूत्र होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, जिसे बेकिंग सोडा कहेंगे। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने का सोडा भी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन खूब पूछता है, खाने का सोडा या सोडियम बाइकार्बोनेट का सूत्र क्या होगा। ठीक है। अब देखिए इसका उपयोग आटे में खाने वाला सोडा मिलाने पर जो बनी हुई रोटी है वो अच्छी तरह से फूलती है। क्यों फूलती है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, क्योंकि इस दौरान जो CO2 गैस है वो निकलती है। सोडियम बाइकार्बोनेट का उपयोग कहाँ होता है, तो औषधि के रूप में, पेट की अम्लता को दूर करने, बेकिंग पाउडर बनाने, अग्निशामक यंत्रों में। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट, जितने भी इम्पोर्टेंट यहाँ फैक्ट हैं वही आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा इसके कई उपयोग होते हैं। ठीक है। एक लेक्चर इसी पर हो सकता है, लेकिन जो हमें पढ़ना है, जो इम्पोर्टेंट है, वही यहाँ पर हम लेकर के आए हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका ग्लोबल साल्ट। ग्लोबल साल्ट को क्या कहते हैं, तो देखिए यहाँ पर सोडियम सल्फेट जो होता है Na2SO4 10H2O, सोडियम सल्फेट को ग्लोबल साल्ट कहा जाता है, या सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH और सोडियम कार्बोनेट पर सल्फ्यूरिक अम्ल की प्रतिक्रिया के दौरान तैयार किया जाता है। इसका जो यूज है वो सीसा बनाने, कागज, दवा, सोडियम सल्फाइड के निर्माण में। तो इसमें बस आपको याद रखना है इसका सूत्र क्या होता है। ठीक है। सोडियम सल्फेट को क्या कहा जाता है, तो ग्लोबल साल्ट कहा जाता है। अगला देखिए सोडियम क्लोराइड, मोस्ट इम्पोर्टेंट। सोडियम क्लोराइड को साधारण नमक कहा जाता है। ठीक है। समुद्री जल के वाष्पीकरण, पूछा गया था क्वेश्चन कि जो समुद्र के जल से जो नमक प्राप्त करते वो किस क्रिया के द्वारा होता, तो वहाँ ऑप्शन दिया गया था वाष्पीकरण के द्वारा। ठीक है। तो देखिए समुद्री जल के वाष्पीकरण प्रक्रिया से नमक का उत्पादन होता है। सोडियम क्लोराइड को बर्फ के साथ मिलाकर हिम मिश्रण बनाया जाता है। सोडियम क्लोराइड मानव के भोजन का आवश्यक अंग है। जो हम नमक खाते हैं वो यही है, NaCl। ठीक है। समुद्री जल में घुलनशील ठोस का 75 सोडियम क्लोराइड होता है। डिहाइड्रेशन के समय शरीर में सोडियम क्लोराइड, यानी जब हमारे शरीर में जल की कमी होती है तो उस वक्त सोडियम क्लोराइड कम हो जाता है, और नमक को खुली हवा में छोड़ देने पर यह हवा से नमी को सोख लेता है। इसका कारण है कि नमक में अशुद्धि के रूप में क्या होता है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ सकता है कि नमक में अशुद्धि के रूप में कौन सा आपका जो है यौगिक मौजूद होता है, तो वो मैग्नीशियम क्लोराइड होता है। ठीक है।
अगला है सोडियम पराक्साइड Na2O2। सोडियम पराक्साइड, इसका उपयोग याद रखिए पनडुब्बी जहाज़ों में तथा अस्पताल आदि की जो बंद हवा होती है उसको शुद्ध करने में किया जाता है। रेशम ऊन आदि के व्यंजन में भी इसका उपयोग होता है, इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट है सोडियम नाइट्रेट। सोडियम नाइट्रेट को और क्या कहते हैं तो चिली साल्टपीटर, NaNO3 इसका सूत्र है। इसका उपयोग खाद्य के रूप में और नाइट्रिक अम्ल के निर्माण में किया जाता है। नेक्स्ट है सोडियम थायोसल्फेट Na2H2O3 इंटू 5H2, इसको हाइपो के नाम से जाना जाता है। इसका उपयोग याद रखेंगे फोटोग्राफी में नेगेटिव और पॉजिटिव का स्थायीकरण करने में होता है। इसका उपयोग सिल्वर और गोल्ड के निष्कर्षण में भी होता है। नेक्स्ट है बोरेक्स या सुहागा। तो जो बोरेक्स या सुहागा है इसका सूत्र है Na2V4O7 इंटू 10H2O। सोडियम टेट्राबोरेट डेकाहाइड्रेट को क्या कहते हैं सुहागा या बोरेक्स कहा जाता है, यहाँ सुहागा होगा, ठीक है। सफ़ेद क्रिस्टलीय ठोस है, यह जल में क्या है विलेय है। इसके मुख्य उपयोग हैं कांच, एनेमल, साबुन, मोमबत्ती उद्योग में जल को मृदु बनाने, चमड़ा उद्योग और खोल आदि को साफ करने, चमड़े की रंगाई में बोरेक्स या सुहागा का उपयोग किया जाता है। इसका इस सूत्र आपको याद रखना है। नेक्स्ट है केल्गन। केल्गन Na3PO3 इंटू 6, इसका प्रयोग जल की कठोरता दूर करने में किया जाता है। तो इतने सारे आपके यौगिक हैं किसके, सोडियम के, और इनके अलग अलग उपयोग हैं, इनके अपने अपने सूत्र हैं। तो ये हो गया आपका जो धातु है उसमें पहला सोडियम, उसके यौगिक, ठीक है। अगले सेशन में हम मैग्नीशियम को कवर करेंगे जो कि आपके समूह 2 का सदस्य है, क्षारीय मृदा धातु होगी मैग्नीशियम। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट है एल्यूमिनियम है, जैसे कैल्शियम है, इनको एक एक करके हम कवर करेंगे। तो आज के सेशन में इतना ही। यदि आपका कहीं पर भी डाउट बने तो आप कमेंट्स के माध्यम से पूछ लेना, और मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।